बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में 19 अक्टूबर 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। एक बार पुनः आप सभी को बता दूं कि इस श्रृंखला के सारे वीडियो बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, तो रेगुलर बेसिस पर आप यहाँ पर अपनी तैयारी को बरकरार रख सकते हैं। हम चलेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न पूछा गया था आपसे पिछले वीडियो में। प्रश्न था कि अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने हाल ही में दुनिया भर के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची जारी की है और इस सूची में आईआईटी पटना के कितने प्रोफेसर शामिल हैं। कंप्लीट जानकारी मैंने यहाँ से आपको दिया था और आपको बताया था कि इस सूची में इस वर्ष आईआईटी पटना के 12 प्रोफेसर शामिल है और इन 12 प्रोफेसर में से 11 प्रोफेसर वो हैं जो कि पिछली बार भी शामिल थे। एक नया नाम इनमें जुड़ा है। तो कुल मिला के ध्यान रखिए 12 प्रोफेसर शामिल है और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको याद होगा जो मैंने बताया था कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो भी हाल ही में 2% वैज्ञानिकों की सूची जारी की है, इसमें सर्वाधिक वैज्ञानिक जो है ये अमेरिका से हैं और अमेरिका पहले स्थान पर है। और वहीं पे बात करें भारत की, तो भारत इस सूची में जो 2% वैज्ञानिकों की सूची जारी हुई है, इस सूची में 21वें स्थान पर है। इस तरह के फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो सभी बातों को यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम बात करें करंट अफेयर्स की श्रृंखला की, तो 68वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए आप यहाँ पर करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज प्राप्त कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के हमारे जो डेली नोट्स आते हैं, जो मंथली नोट्स आते हैं, वो सभी आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर मिल जाएगा। अगर आप वीडियो देख के नोट्स तैयार नहीं कर सकते तो वहाँ से पीडीएफ फाइल इसका डाउनलोड करके अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। अब यहाँ पर इसके अलावा और भी अदर मटेरियल हैं जो कि आपको सभी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर के तमाम मटेरियल का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब चलिए हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के पहले और इम्पॉर्टेंट प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में प्रत्येक माह टीचर पेरेंट मीटिंग आयोजित करने का फैसला किया है। ये फैसला कुछ समय पहले किया गया था बिहार सरकार के द्वारा। तो ऐसे में इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार। अब यहाँ पर हम बात करें इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन की, तो हमारा यहाँ पर पहला पॉइंट है कि बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चों को स्मार्ट बनाने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई सूचना के अनुसार इस पेरेंट मीटिंग का उद्देश्य शिक्षकों और छात्रों के बीच के संबंध को बेहतर बनाना, पढ़ाई से संबंधित जानकारी को हासिल करना, ताकि वैसी सूचनाएं भी विभाग के संज्ञान में आए और विभाग द्वारा उसे बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। कहीं ना कहीं ये एक उद्देश्य है जिसको लेकर भी हाल ही में बिहार सरकार की एक पहल है। और इनसे संबंधित एक पॉइंट ये भी यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो पेरेंट टीचर मीटिंग है ये प्रत्येक महीने में आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर हमने शायद पॉइंट में नहीं लिखा है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। टीचर पेरेंट मीटिंग जो बिहार के सरकारी विद्यालयों में मतलब एक नई पहल के तौर पर शुरू हुई है, ये प्रत्येक कह सकते हैं महीने में ये आयोजित होना है। ये यहाँ से ध्यान रखिएगा। बच्चों को स्मार्ट बनाने और शिक्षा विभाग में जो कमियां हैं यानी शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में, उसको दूर करने के लिए एक प्रकार का एक पहल है जो कि टीचर पेरेंट मीटिंग से सामने आने की संभावना है। इसको लेकर के इसकी शुरुआत हुई है। बात यह शिक्षा की, तो 2011 के जो आंकड़े बताते हैं उनसे संबंधित यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट को लिखे हैं। हमारा यहाँ पर पहला पॉइंट है बिहार की साक्षरता दर की। ये सभी पॉइंट बिहार से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा बिहार 2011 की जनगणना के आंकड़े। तो 2011 के आधार पर जो बिहार का साक्षरता दर था ये था 63.8%। वहीं पे हम बात करें अगले पॉइंट की पुरुष साक्षरता की, तो बिहार में पुरुष साक्षरता 73.4%। महिला साक्षरता की बात करें तो 53.3%। और एक पॉइंट हमारा यहाँ पर और है कि आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक साक्षर जिला रोहतास और सबसे कम साक्षर पूर्णिया जिला था। ये यहाँ से ध्यान रखना आपको। रोहतास की बात करें तो रोहतास तो ओवरऑल तो ज़्यादा साक्षर था ही, लेकिन पुरुष और महिला वर्ग में भी दोनों इंडिविजुअल तौर पर भी कह सकते हैं यहाँ पर रोहतास में साक्षरता दर अधिक थी। और यहाँ पर जो आप आंकड़े देख रहे हैं साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर की, ये सभी जो आंकड़े हैं एकदम से सटीक है। बहुत जगहों पर आपको ये थोड़ा सा अलग भी दिख सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये जो आंकड़ा मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है ये एकदम से 100% सही है, ठीक है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ें आपको थोड़ा बहुत अंतर के साथ देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर हम बढ़ेंगे अगले दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से। ये प्रश्न है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने जिलों के भूगर्भ जल में यूरेनियम की मात्रा मानक से अधिक पाई गई है। जो एक यूरेनियम की जो मात्रा होने की एक न्यूनतम मानक है उससे अधिक पाई गई है, जो WHO के द्वारा निर्धारित किया गया है उससे अधिक पाया गया है बिहार के 7 जिलों में। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
आपको जानकारी दे दूं कि मैनचेस्टर विश्वविद्यालय इंग्लैंड और महावीर कैंसर संस्थान पटना द्वारा किए गए हालिया शोध के अनुसार बिहार के 7 जिलों के भूगर्भ जल में यूरेनियम की मात्रा 30 इकाई से यानी कि 30 यूनिट से अधिक पाई गई है। अब यहाँ पर अगले पॉइंट की बात करें, ये 7 जिले कौन कौन हैं? तो इन 7 जिलों में सुपौल, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, वैशाली, गोपालगंज और सिवान शामिल है। बात करें सुपौल की, तो सुपौल में सबसे अधिक लगभग 2.5 गुना अधिक यहाँ पर ये कह सकते हैं इकाई मात्रा इसकी पाई गई है। हम बात करें अगले पॉइंट की, जो WHO के द्वारा जो निर्धारित है। इस पॉइंट में यहाँ पर लिखा गया कि WHO ने भूगर्भ जल में यूरेनियम की मात्रा प्रति 10 करोड़ भाग यानी कि प्रति बिलियन भाग में 30 यूनिट ही निर्धारित की है। लेकिन इन 7 जिलों की बात करें तो इन 7 जिलों के दृष्टिकोण से आप इसे देखें इस पॉइंट के माध्यम से, तो यहाँ पर हमने लिखा कि यूरेनियम की मात्रा गोपालगंज व सिवान में प्रति 10 करोड़ भाग में 38 इकाई, नवादा में 42 इकाई, शेखपुरा में 46 इकाई, वैशाली में 66 इकाई, नालंदा में 77 और सुपौल में सर्वाधिक 82 इकाई पाई गई है। लगभग 2.5 गुना अधिक है यहाँ पर सुपौल में। तो इस तरह से देखें तो यूरेनियम की सर्वाधिक मात्रा भूगर्भ जल में यहाँ पर सुपौल में सबसे अधिक 82 इकाई या फिर 82 यूनिट दर्ज की गई है। ये जो रिपोर्ट जारी किया गया है ये मैनचेस्टर विश्वविद्यालय इंग्लैंड और महावीर कैंसर संस्थान द्वारा जो इसका जो टीम है ये संयुक्त रूप से ये शोध करने के बाद ये रिपोर्ट सामने आई है। तो ऐसे में बिहार के 7 जिले ये भूगर्भ जल में यूरेनियम की जो जहर है इससे ग्रसित है, ये यहाँ से ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हमारा अगला तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में कौन वर्ल्ड चैंपियन कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बना है या फिर बने हैं? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा चेन्नई के डी गुकेश। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है और आप यहाँ पर इन्हें इसे इमेज में भी देख सकते हैं। इनसे संबंधित कई सारे फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और इसके तहत हमारा पहला पॉइंट है कि हाल ही में चेन्नई तमिलनाडु के 16 वर्षीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने एमचेस ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट के 9वें दौर में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया है। ये ध्यान रखिएगा। डी गुकेश की बात करें तो ये चेन्नई तमिलनाडु के रहने वाले हैं और यहाँ पर इसी में हमारा अगला पॉइंट है। इसके साथ ही वे विश्व चैंपियन को हराने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही आपसे एग्जाम में यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था। अब यहाँ पर हम अगले पॉइंट की बात करें तो इस उपलब्धि को हासिल करने के समय डी गुकेश की उम्र 16 वर्ष 4 महीने और 20 दिन था। हालांकि पिछला रिकॉर्ड की बात करें तो पिछला रिकॉर्ड आर प्रज्ञानंदा के नाम था, जो कि यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने फरवरी 2022 में ही एयरथिंग्स मास्टर में कार्लसन को हराया था, तब उनकी जो उम्र थी वो महज 16 वर्ष 6 महीने और 10 दिन थी। ये यहाँ से ध्यान रखेगा। लेकिन ये जो उपलब्धि अभी हाल ही में दर्ज हुई है ये डी गुकेश के नाम दर्ज हुई। ऐसे में ध्यान रखिएगा डी गुकेश की वर्तमान जो उम्र थी इस उपलब्धि हासिल करने के समय में 16 वर्ष 4 महीने और 20 दिन था। हमने यहाँ पर अगले पॉइंट में लिखा है भारत के पहले ग्रैंड मास्टर के बारे में। तो 1987 में विश्वनाथन आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। और वहीं पे बात करें डी गुकेश की तो वर्ष 2019 में डी गुकेश 12 साल 7 महीने और 17 दिन में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने थे। अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ को ऐड नहीं किया कि डी गुकेश भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने थे। अब ये सवाल आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। कमेंट करके बताइएगा कि डी गुकेश भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने थे 2019 में। अब यहाँ पर अगले स्लाइड में हम बात करें भारत के पिछले कुछ ग्रैंड मास्टर की सूची की, तो आप यहाँ पर वो कंप्लीट सूची देख सकते हैं 70वें से लेकर के 76वें तक की, जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। अभी हाल ही में भारत के जो 76वें ग्रैंड मास्टर बने थे ये प्रणव आनंद बने थे, जो कि कर्नाटक के थे। कंप्लीट चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 68वीं बीपीएससी एग्जाम के बारे में। तो 68वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए बीपीएससी मेकर ऐप पर एक कोर्स लॉन्च किया गया है, जो कि प्री स्पेशल कोर्स है, हिंदी भाषा में उपलब्ध है। मटेरियल बेस्ड ये कोर्स है, जहां पर आपकी करंट अफेयर्स की भी पूरी तैयारी हो जाएगी। सिलेबस आधारित नोट्स आपको मिलेगा प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, जिसमें कि आपको ध्यान रखना टेस्ट सीरीज वगैरह भी इंक्लूड है। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, ऑलरेडी बहुत सारे लोग से ज्वाइन कर चुके हैं। और यहाँ पर इस कोर्स की तमाम जानकारी इस व्हाट्सअप नंबर पर भी आप हमसे ले सकते हैं, साथ साथ ईमेल आईडी पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप इसे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि 68वीं बीपीएससी एग्जाम जल्द ही आयोजित हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के चौथे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के करीम बेंजेमा ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता है। करीम बेंजेमा को आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न पूछा गया किस देश के हैं, तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्रांस के करीम बेंजेमा ने हाल ही में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है।
हमने यहाँ पर पहले पॉइंट में लिखा कि फ्रांस के करीम बेंजेमा ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में बैलन डी और पुरस्कार जीत लिया है। इस पुरस्कार को फ्रांसीसियों के दृष्टिकोण से देखें तो अब तक कुल 5 फ्रांसीसी फुटबॉलर यह ट्रॉफी या फिर यह पुरस्कार जीत चुका है। अगला पॉइंट यहाँ पर हमारा है बैलन डी और पुरस्कार के बारे में कि यह एक वार्षिक फुटबॉल पुरस्कार है जो कि फ्रांस द्वारा प्रदान किया जाता है। हम यहाँ पर इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 1956 में की गई थी, 1956 में, और इस पुरस्कार को सर्वाधिक 7 बार अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने जीता है। नोट कीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है कि फुटबॉल की जो सर्वोच्च संस्था यह है फीफा, और इस वर्ष 2022 में फीफा विश्व कप की मेजबानी कतर कर रहा है, ये यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 5वें प्रश्न पे। ये 5वां प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हैदराबाद। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को वर्ल्ड ग्रीन सिटी का पुरस्कार मिला है। दरअसल यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, हैदराबाद को दक्षिण कोरिया के जेजू में आयोजित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर यानी कि AIPH 2022 वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 में समग्र वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 और दूसरा लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ श्रेणी में पुरस्कार मिला है। ये 2 श्रेणी में अभी हाल ही में हैदराबाद को सम्मानित किया गया। नोट कीजिएगा, दोनों के बारे में आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर बात आई है दक्षिण कोरिया की, तो दक्षिण कोरिया के बारे में हाल ही के दिनों में कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैंने आपको बताए थे। इसमें आपको ध्यान रखना, रिवाइज भी आपका हो जाएगा कि हाल ही में दक्षिण कोरिया ने स्पेस एक्स के फॉल्कन रॉकेट से पहली बार चंद्रमा के लिए अपना मिशन दनोरी लॉन्च किया है। एग्जाम में पूछे जाएंगे दनोरी मिशन किससे संबंधित है, तो दक्षिण कोरिया का पहला ये चंद्रमा यानी कि मून मिशन है जो कि स्पेस एक्स के फॉल्कन रॉकेट से इसे प्रक्षेपित किया गया है। हम बात करें अगले पॉइंट की, तो अगस्त 2022 में पंजाब के अर्जुन बबूता ने दक्षिण कोरिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता था। ये सारी जानकारी ऑलरेडी हमने आपको दिया है। यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखेंगे, जो छात्र हमसे पहली बार जुड़े हैं और स्टार्टिंग से नोट नहीं तैयार कर पाए हैं, तो ये जो नई कॉपी आपने तैयार किया था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, वहाँ पर इन सारी चीज़ों को जरूर नोट कीजिएगा। ये सारे फैक्ट आपके 68वीं BPSC एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा। अब यहाँ पर हमारा अगला होगा 6ठा प्रश्न। ये प्रश्न की नवीनतम घोषणा के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2023 में एशियाई फुटबॉल कप पुरुष वर्ग की मेजबानी करेगा। तो घोषणा के अनुसार इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कतर इस प्रश्न का राइट आंसर है। आपको जानकारी दे दूं कि एशियाई फुटबॉल कप 2023 की मेजबानी कतर फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा किया जाएगा और यह तीसरी बार है जब कतर को इसकी मेजबानी मिला है, यानी कि एशियाई फुटबॉल कप की ये तीसरी बार यहाँ पर कतर को इसकी मेजबानी मिली है। इससे पहले कतर की बात करें तो इससे पहले 1988 और 2011 में कतर एशियाई फुटबॉल कप की मेजबानी कर चुका है। हम यहाँ पर एशियाई फुटबॉल संघ के अध्यक्ष की बात करें तो एशियाई फुटबॉल संघ के अध्यक्ष शेख सलमान बिन अब्राहिम अल खलीफा वर्तमान में हैं। चलते अगले हम यहाँ पर 7वें प्रश्न पर। ये 7वां प्रश्न की भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल स्वरूप सिंह ने हाल ही में कौन सा खिताब जीता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब भी हाल ही में लेफ्टिनेंट कर्नल स्वरूप सिंह ने जीता है। आप यहाँ पर इन्हें इस इमेज में भी देख सकते हैं। अब ये खिताब क्या होता है, कंप्लीट जानकारी आप इधर देखने वाले हैं। आपको जानकारी दे दूं कि अक्टूबर 2022 में अल्ट्रामैन इंडिया प्रतियोगिता पोंग डैम हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। अब यहाँ पर अगले पॉइंट की बात करें तो भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल स्वरूप सिंह जो कि मथुरा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, इन्होंने अल्ट्रामैन इंडिया प्रतियोगिता को 31 घंटे 28 मिनट में पूरा करके प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता की बात करें तो दुनिया की जो कठिन प्रतियोगिताएं हैं उनमें से यह एक शामिल है, यह प्रतियोगिता शामिल है। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत कुछ पॉइंट की बात करें तो यह 3 दिवसीय प्रतियोगिता है जिसमें कि 10 किलोमीटर तैराकी, 424 किलोमीटर रोड साइकिलिंग और 54 किलोमीटर रनिंग आदि शामिल है। अभी हाल ही में इस प्रतियोगिता को महज 31 घंटे 28 मिनट में पूरा किया है भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल स्वरूप सिंह ने। यह प्रतियोगिता आयोजित हुई थी पोंग डैम हिमाचल प्रदेश में। बात आई हिमाचल प्रदेश की, तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ पॉइंट हमने यहाँ पर ऐड किया है। तो ये पहला पॉइंट है कि हिमाचल प्रदेश द्वारा नारी को नमन योजना की शुरुआत की गई थी। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क मंडी में बना है। जबकि बात करें बिहार के दृष्टिकोण से तो बिहार का पहला जैव विविधता पार्क अररिया के कुशियार गांव में है। जबकि हम बात करें बिहार के दूसरे जैव विविधता पार्क की तो ये गया जिले में बन रहा है या फिर बन चुका होगा। ये जानकारी हमने कुछ समय पहले ही आपको दिया था। हम यहाँ पर अगले पॉइंट की बात करें तो 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में हुई है। ये सारी जानकारी ऑलरेडी आपको दिया गया है, नोट कीजिएगा, रिवीजन पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। नेक्स्ट होगा यहाँ पर हमारा 8वां प्रश्न।
ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में एक देश एक उर्वरक योजना की शुरुआत की गई है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी हाल ही में इसकी शुरुआत की गई है। ध्यान रखिएगा, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किसान सम्मान समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक देश एक उर्वरक योजना की शुरुआत हुई है। और ये योजना यानी कि ये जो कार्यक्रम है, ये आपको ध्यान रखना है कि इस कार्यक्रम का संचालन केंद्रीय उर्वरक विभाग द्वारा किया जाएगा। हम यहाँ पे अगले पॉइंट की बात करें तो इस योजना का उद्देश्य भारतीय किसानों को भारत ब्रांड के तहत सस्ती और उच्च गुणवत्ता युक्त यूरिया खाद उपलब्ध कराया जाना है, जिसको लेकर अभी हाल ही में इसकी शुरुआत हुई है, एक देश एक उर्वरक योजना। अब यहाँ पर हम अगले पॉइंट की बात करें तो हालांकि यह योजना सार्वजनिक व निजी दोनों क्षेत्र की कंपनियों पर लागू होगी और भी कई सारी बातें निकल कर सामने अगर आती है तो मैं आपको इसी करंट अफेयर्स के तहत जरूर दूंगा। फिलहाल के लिए ये ध्यान रखिए, इसकी जो शुरुआत हुई है इस योजना की, इसका नाम है एक देश एक उर्वरक योजना। हम चलेंगे अगले 9वें प्रश्न पर। ये 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गुजरात के किस शहर में भारत अफ्रीकी रक्षा संवाद आयोजित किया गया। तो राइट आंसर होगा गुजरात के ये गांधीनगर में भी हाल ही में ये आयोजित हुआ है भारत अफ्रीकी रक्षा संवाद। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि हाल ही में गांधीनगर गुजरात में आयोजित डिफेंस एक्सपो 2022 के दौरान 18 अक्टूबर 2022 को भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता आयोजित किया गया। अब यहाँ पर देखिए बात यही है डिफेंस एक्सपो 2022 की। तो डिफेंस एक्सपो के बारे में डिटेल जानकारी हमने आपको पिछले वाले वीडियो में दिया था। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हाल ही में भारत द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो का आयोजन गांधीनगर गुजरात के गांधी धाम में किया गया है। और यहाँ पर बात करें, यह इसका 12वां द्विवार्षिक रक्षा प्रदर्शनी है, यानी कि इसका 12वां संस्करण है, जो कि प्रत्येक 2 वर्ष पर यह आयोजित होता है। आयोजन तिथि की बात करें तो 18 से 22 अक्टूबर 2022 इसका आयोजन तिथि है। और इस विशाल प्रदर्शनी में सेना के तीनों अंगों जिनमें कि जल, थल, वायु तथा स्वदेशी रक्षा प्रणालियों को प्रदर्शित किया जाएगा या फिर गया है। अब यहाँ पर हम बात करें अगले स्लाइड की। वर्तमान में भारत के जो सेना प्रमुख हैं ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वर्तमान भारतीय सेना प्रमुखों की सूची की बात करें तो नोट कीजिएगा, थल सेना प्रमुख है जनरल मनोज पांडे, आप यहाँ पर इमेज में इन्हें देख सकते हैं। वहीं पर हम बात करें वायुसेना प्रमुख की तो एयर मार्शल है वी.आर. चौधरी। अगला हमारा है नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार। नेक्स्ट है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो कि जनरल अनिल चौहान है। ये जनरल अनिल चौहान भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, नोट कीजिएगा। ठीक है, पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि पहले सीडीएस की बात करें तो बिपिन रावत पहले सीडीएस थे। पिछले वर्ष 2021 में तमिलनाडु के कुन्नूर के पास इनका चॉपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और दुर्घटना के परिणाम स्वरूप पत्नी के साथ इनकी मौत हो गई थी। विमान में 13 लोग शायद मौजूद थे। इसकी कंप्लीट जानकारी भी हमने आपको एक स्पेशल वीडियो के माध्यम से दिया था, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला है 10वां प्रश्न। ये प्रश्न की तीसरा विश्व कुचिपुड़ी नृत्योत्सव हाल ही में किस राज्य में या फिर किस शहर में आयोजित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी हाल ही में ये आयोजित किया गया। तीसरा संस्करण था ये विश्व कुचिपुड़ी नृत्योत्सव का। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। आपको ध्यान रखना, हाल ही में तीसरा विश्व कुचिपुड़ी नृत्योत्सव विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया है। हम बात करें कुचिपुड़ी की तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की एक स्वदेशी नृत्य शैली है और इस नृत्य का नाम कृष्णा जिले में स्थित कुचिपुड़ी गांव के नाम पर पड़ा है। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बात करें बिहार के दृष्टिकोण से तो बिहार के बारे में हमने जानकारी लिखा कि बिहार के जो लोक नृत्य हैं इनमें जाट, जाटिन, कजारी, पानवरिया, विदेशिया ये प्रमुख लोक नृत्य बिहार से संबंधित है। ये सारी जानकारी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर हमारा अगला होगा 11वां प्रश्न। ये प्रश्न के निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर 2022 में संविदा भर्ती को समाप्त करने की घोषणा की गई है। ये घोषणा अभी हाल ही में किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। ऐसे में ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में 57,000 अनुबंध कर्मियों की सेवाओं को नियमित करने की घोषणा की है और साथ ही साथ राज्य की नौकरियों के लिए संविदा पर भर्ती करने को यानी कि भर्ती की जो प्रक्रिया है इसे समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। ये यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये उड़ीसा सरकार के भी हाल ही में घोषणा हुई है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बात करें तो ये 14वें मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के। हमारा अगला पॉइंट है इन्हीं से संबंधित कि हाल ही में 16 अक्टूबर 2022 को नवीन पटनायक का यानी कि उनका 76वां जन्मदिन मनाया गया है। चलिए अब यहाँ पर अगला होगा 12वां प्रश्न। ये प्रश्न कि हाल ही में सैन डिएगो ओपन टाइटल का खिताब किसने जीता है।
तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है सैन डिएगो ओपन टाइटल का जो खिताब अभी हाल ही में जीता है ये ईगा स्वितेक ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। आप इन्हें यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं। हम बात करें ईगा स्वितेक की तो ये पोलैंड के रहने वाले जिन्होंने अभी हाल ही में सैन डिएगो ओपन टाइटल का खिताब अपने नाम किया है। ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखिए। बिहार करंट अफेयर्स का जो स्पेशल नोट्स है जो कि अर्धवार्षिकी है, जनवरी से जून तक का ये जारी कर दिया गया है। एप्लीकेशन के माध्यम से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप चाहें तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, और जो 68वीं के बारे में हमने आपको जानकारी दिया था, आप लोग चाहें तो 68वीं कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मटेरियल मिलना स्टार्ट भी हो चुका है। अब यहाँ पर हम बात करें इस वीडियो के प्रश्न की, तो आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर है, बताएं। कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोग लिखें कमेंट बॉक्स में विस्तार पूर्वक लिखें। लिखने से फायदा ये होता है कि चीज़ों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।